हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारी आज की क्लास है उत्तर छायावाद युग पर, जिसमें कि हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही उत्तर छायावाद युग के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी धाराओं में बांटा है? व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्यधारा, राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा, समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा या ये सभी? आपको बताना है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार उत्तर छायावाद को कितनी धाराओं में बांटा है और उन्हें क्या नाम दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को 3 धाराओं में बांटा है। 3 धाराओं में बांटा है। कौन कौन सी? व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा, राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा, समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा। याद रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने उत्तर छायावाद को कितनी धाराओं में बांटा है? अभी हमने पढ़ा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, अभी आपको बताना है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उत्तर छायावाद को कितनी धाराओं में बांटा गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, व्यक्तिक काव्यधारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ने उत्तर छायावाद को 2 धाराओं में बांटा है। 2 धाराओं में। कौन कौन सी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, व्यक्तिक काव्यधारा। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, या दोनों। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को पढ़ेंगे। व्यक्तिक काव्यधारा को हमने पीछे की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट, किसने उत्तर छायावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। किसने उत्तर छायावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने उत्तर छायावाद को प्रगतिवाद प्रयोगवाद का पूर्वाभास कहा। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है उसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने विप्लववादी गांधीवादी रचनाएं कहा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और व्यक्तिक काव्यधारा डॉक्टर नगेंद्र ने उत्तर छायावाद को 2 धाराओं में बांटा है। उनमें से जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है उसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने विप्लववादी गांधीवादी रचनाएं कहा, और उन्होंने उत्तर छायावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा है। उत्तर छायावाद ने ही प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद के लिए परिवेश तैयार किया था। याद रखना है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। पीएचडी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा से संबंधित कवि है। इसी को डॉक्टर बच्चन सिंह ने विप्लववादी गांधीवादी रचनाएं कहा। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा से संबंधित कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन या ये सभी? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, ये सभी राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा से संबंधित कवि माने जाते हैं। और आज की क्लास में हम इन सभी कवियों पर चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट, व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्य धारा से संबंधित कवि है। व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्य धारा से संबंधित कवि है हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल या ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। और इसके अलावा भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, आर.सी. प्रसाद सिंह, आर.सी. प्रसाद सिंह, ये सारे कवि व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्य धारा से संबंधित कवि माने जाते हैं, जिन्हें हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया है। निम्नलिखित कवियों में से कौन एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? एक भारतीय आत्मा, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या राजाराम शास्त्री। मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है, राष्ट्रकवि। आपको बताना है एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन विख्यात है। सही आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है। इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली, जो इनका संपूर्ण साहित्य है वो माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में संकलित है। 10 खंडों में याद रखना है, इनका संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली नाम से है, जो कि 10 खंडों में संकलित है। और तत्कालीन साहित्यकारों में ये दादा नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी दादा नाम से प्रसिद्ध, तत्कालीन साहित्यकारों में। याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है। हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? बताना है, हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला और किस कवि को मिला? बताना है आपको। हेमकृतनी, हेमतृंगिनी, माता या समर्पण। हेमकृतनी जिसका रचनाकाल माना जाता है 1943 ईस्वी, हेमतृंगिनी जिसका रचनाकाल माना जाता है 1949 ईस्वी, माता जिसका रचनाकाल माना जाता है 1951 और समर्पण जो कि 1956। ये सारी रचनाएं किसकी है? ये सारी रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की सारी रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की सारी रचनाएं हैं। आपको बताना है हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमतृंगिनी के लिए। एक सेकेंड, ऑप्शन बी हेमतृंगिनी के लिए हिंदी साहित्य का प्रथम रचनाकाल माना गया 1949 और इसके लिए इन्हें 1955 में हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की। याद रखना है, हेमकृतनी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रथम काव्य संग्रह याद रखना है। हेमतृंगिनी 1949 जिसका रचनाकाल है 1955 में हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। और हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम महिला को किसको मिला? तो वो मिला था कृष्णा सोबती को, जिन्हें वो प्रथम महिला है कृष्णा सोबती, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है। रामदर्शी दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन की बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी,
सामधेनु। ये सारी रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। आपको बताना है कि कौन सी रचना में है जो कि भारत पर चीन की बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है। कौन सी रचना है? ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, जिसका रचना काल है 1963 ईस्वी। राष्ट्रीय भावनाओं की आक्रोशपूर्ण कविताओं का यह संग्रह है। राष्ट्रीय भावनाओं की जो आक्रोशपूर्ण कविताएं हैं उनका संग्रह है। कौन सा? परशुराम की प्रतीक्षा, 1963 ईस्वी। पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। हरे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार है। हरे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, वियोगी हरि। सही आंसर है ऑप्शन ए हरे को हरिराम रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। हरे को हरिराम 1970 ईस्वी इसका रचना काल है। दिनकर जी की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। अंतिम काव्य रचना मानी जाती है दिनकर की। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो विषम परिस्थितियां सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो विषम परिस्थितियों से निराश अवसाद परिस्थितियों से खिन्न होकर कवि ने आध्यात्मिक की शरण में जाने के संकेत दिए हैं। किसने? कवियों ने। किस कवि ने? रामधारी सिंह दिनकर ने। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषम परिस्थितियां सी उनसे खिन्न होकर उन्होंने अध्यात्म की शरण में जाने के संकेत दिए हैं। हरे को हरिराम 1970 ईस्वी रचनाकाल दिनकर जी की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है, याद रखना है। दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उर्वशी, रसिमरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका। ये चारों रचनाएं किसकी है? ये चारों रचनाएं हैं दिनकर की। आपको बताना है कि किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी, जिसका रचनाकाल माना जाता है 1961 ईस्वी। 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह दिनकर जी का गीति नाट्य है। गीति नाट्य है ये। श्रृंगार रस प्रधान काव्य है इसे। श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। ध्यान देना है, एक एक रचना पर हम पूर्ण तथ्य के साथ बात कर रहे हैं। श्रृंगार रस प्रधान काव्य है और इसमें उर्वशी और पूर्वा का वर्णन है। पूर्वा का वर्णन है, याद रखना है। दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए 1961 ईस्वी की रचना काल है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी गीति नाट्य है, श्रृंगार रस प्रधान काव्य है और इसमें पूर्वा व उर्वशी का वर्णन है, याद रखना है। रसिमरथी, एक सेकंड, सही आंसर है उर्वशी। रसिमरथी जो कि एक खंड काव्य है। 1952 इसका रचना काल है और यह कर्ण के जीवन पर आधारित है। कर्ण के जीवन पर आधारित माना जाता है। कर्ण के जीवन पर आधारित सामाजिक समानता पर यह आधारित माना गई रचना है रसिमरथी। नेक्स्ट, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया? महात्मा गांधी, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है क्योंकि इनकी विचारधारा गांधीवादी थी। गांधीवादी विचारधारा थी इनकी। गांधीवादी विचारधारा। गांधी जी के प्रबल समर्थक कवि थे ये।
गांधी के प्रबल समर्थक कवि कौन? सियाराम शरण गुप्त, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है, याद रखना है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। अनाथ, आत्मोत्सर्ग, नकुल, रसिमरथी। अनाथ जिसका रचना काल माना जाता है 1917 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग जिसका माना जाता है 1931 ईस्वी, नकुल 1946 इसका रचना काल माना जाता है। रसिमरथी जो हमें हमने पढ़ा किसकी रचना है? यह दिनकर की रचना है, सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। ये चारों रचनाएं खंड काव्य है। रसिमरथी जो कि रामधारी दिनकर का खंड काव्य है, याद रखना है। नकुल 1946, आत्मोत्सर्ग 1931, अनाथ 1917 ये सारी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त की खंड काव्य हैं, याद रखना है। मौर्य विजय के रचनाकार है सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय के रचनाकार है। मौर्य विजय जिसका रचनाकार माना जाता है 1914 ईस्वी, खंड काव्य है। मौर्य विजय खंड काव्य है। सियाराम शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, माना जाता है प्रथम काव्य संग्रह। कौन सा? मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त का 1914 रचनाकाल खंड काव्य है, प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। इसमें सेल्यूकस के पराजय का वर्णन है। किसमें? मौर्य विजय में सेल्यूकस के पराजय का वर्णन, सेल्यूकस के पराजय का वर्णन है इसमें, याद रखना है। इसमें सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत करके दिखाया गया है। नेक्स्ट, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीत कहा गया? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी। चारों रचनाएं दिनकर की है, ये पता चल गया, ठीक है। आधुनिक युग का गीत किस रचना को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र जिसका रचना काल माना गया है 1946 ईस्वी, जिसमें युद्ध व शांति की समस्या पर विचार किया गया है। युद्ध व शांति की समस्या पर, शांति की समस्या पर विचार किया गया है, याद रखना है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी रचना काल, युद्ध व शांति की समस्या पर विचार किया गया है। इसमें 17 सर्ग माने जाते हैं और इसे आधुनिक युग का गीत कहा जाता है। किस रचना को? कुरुक्षेत्र को, याद रखना है। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जिसे आधुनिक युग का गीत कहा गया है। हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है। युद्ध व शांति की समस्या पर विचार किया गया है। 1940 इसकी रचना काल है। 17 इसमें सर्ग माने गए हैं, 7 सर्ग माने गए हैं, 7 इसमें सर्ग माने गए हैं, 7 सर्ग, याद रखना है। मैंने 17 बोला था जो कि बाय मिस्टेक था। 7 सर्ग है इसमें, और इसमें भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में यह काव्य कृति रचित है और युद्ध व शांति की समस्या पर इसमें विचार किया गया है, याद रखना है। छायावादी काव्य धारा के समांतर चलने वाली काव्य धारा कौन सी है? प्रयोगवादी काव्य धारा, एकवितावादी काव्य धारा, मानसिक कविता या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा? तो सही आंसर इसमें हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, जो कि छायावादी काव्य धारा के समांतर चलने वाली काव्य धारा है। नेक्स्ट, मुकुल नामक काव्य संग्रह के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान,
माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल नामक काव्य संग्रह की रचनाकार है। मुकुल काव्य संग्रह जिसका रचना काल है 1931 ईस्वी और इन्हें साहित्य अकादमी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की तरफ से, साहित्य याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रयाग की तरफ से सकेसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सकेसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? सुभद्रा कुमारी चौहान को। किस काव्य संग्रह के लिए? मुकुल 1931 काव्य संग्रह के लिए इन्हें सकेसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके दो काव्य धाराएं माने जाते हैं, दो काव्य संग्रह माने जाते हैं, एक मुकुल और दूसरा त्रिधारा। त्रिधारा काव्य संग्रह, इनके दो काव्य संग्रह है, मुकुल और त्रिधारा। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। कौन सी? झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें राष्ट्रीयता एवं मानवता की उदात्त व कोमल स्वरों को अलंकृत करने वाली कवित्री कहा है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने राष्ट्रीयता एवं मानवता की उदात्त व कोमल स्वरों को अलंकृत करने वाली कवित्री। याद रखना है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। उर्मिला जिसका की रचना काल है 1957 इसका रचना काल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। कौन सा? उर्मिला 1957 इसका रचना काल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही उन्होंने उर्मिला का लेखन किया। उर्मिला जो कि ध्यान देना, अभी पॉइंट ध्यान देने वाला है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उर्मिला का लेखन किया, जो कि 1934 ईस्वी में पूरा हुआ और प्रकाशित कब हुआ? 1957 में। 1957 में प्रकाशित हुआ। कौन सी रचना? उर्मिला, जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। 1934 ईस्वी में पूरा हुआ, 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला का लेखन प्रारंभ किया। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिन्हें कि 1960 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान देना है किसको? बालकृष्ण शर्मा नवीन को। कब? 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनके समस्त कृतित्व के लिए। याद रखना है। निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है? नहीं ध्यान देना है, नहीं पूछा है। कुमकुम, रश्मि रेखा, हम विश्वपाई जन्म के या दुर्वादल। सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्वादल, जिसका रचना काल माना गया है 1924 ईस्वी। और यह किसकी रचना है? यह रचना है सियाराम शरण गुप्त की। सियाराम शरण गुप्त की। कौन सी रचना है? दुर्वादल, 1924 ईस्वी रचना काल है। कुमकुम, रश्मि रेखा, हम विश्वपाई जन्म के, ये तीनों रचनाएं किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये रचनाएं हैं। ध्यान देना है। हम विश्वपाई जन्म के, इसमें उन्होंने स्वयं को विश्वपाई कहा है। किसने? स्वयं को विश्वपाई कहा है। किसने? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने हम विश्वपाई जन्म के रचना में स्वयं को विश्वपाई कहा है। कुमकुम, जिसका रचना काल माना गया है 1936 ईस्वी, प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है इनका। किनका? बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो है कुमकुम, रचना काल 1936। रश्मि रेखा 1951, जिसका रचना काल माना गया है। हम विश्वपाई जन्म के, जिसका रचना काल माना गया है 1964 ईस्वी।
कन्फ्यूज नहीं होना है। कुमकुम रचना काल 1936। प्रथम काव्य संग्रह बालकृष्ण शर्मा नवीन का रश्मि रेखा जिसका रचना काल है 1951। हम विश्वाई जन्म के जिसका रचना काल है 1964 ईस्वी, जिसमें उन्होंने खुद को विश्वाई कहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी दुर्वादल, जो कि सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? पीजीटी टीजीटी परीक्षा में बार बार यह प्रश्न पूछा गया है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिलोचन, दिनकर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। अनल कवि कहा जाता है। अनल कवि कहा जाता है। आगत राग का कवि कहा जाता है। आगत राग का कवि कहा जाता है। सम्य सूर्य कहा जाता है। इनके उपनाम हैं। राष्ट्रीय जागरण व भारतीय संस्कृति के कवि कहा जाता है। राष्ट्रीय जागरण भारतीय संस्कृति के कवि, भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि, अनल कवि, आगत राग का कवि, सम्य सूर्य, राष्ट्रीय जागरण व भारतीय संस्कृति का कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। याद रखना है। आत्मा की आँखें किसकी काव्य कृति है? श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना है आत्मा की आंखें। अनुदित रचना है ये। इसका रचना काल है 1954 ईस्वी। यह रामधारी सिंह दिनकर की एक अनुदित रचना है। एच.डी. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है इसमें। किसकी? एच.डी. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है। 70 कविताओं का अनुवाद किसमें? आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें में, जिसका रचना काल है 1954। रामधारी सिंह दिनकर की अनुदित काव्य करती है। याद रखना है। दिनकर की किस रचना को वैतालिक जागरण का गान कहा गया? दिनकर की किस रचना को वैतालिक जागरण का गान कहा गया? रेणुका, हुंकार, रसवंती, रसमरथी? चारों रचनाएं दिनकर की है। बताना है वैतालिक जागरण का गान किस रचना को कहा गया, और ये भी बताना है कि किसने कहा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की रचना हुंकार। हुंकार को वैतालिक जागरण का गान कहा। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हुंकार रचना को वैतालिक जागरण का गान कहा। हुंकार जिसका रचना काल माना गया है 1939 ईस्वी। राष्ट्रवादी स्वर है इसमें। राष्ट्रवादी स्वर है इसमें। ये चारों रचनाएं किसकी है? दिनकर की है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रामधारी सिंह दिनकर की हुंकार रचना को वैतालिक जागरण का गान कहा है, और हुंकार जिसका रचना काल माना गया है 1939 ईस्वी। याद रखना है। हल्दी घाटी और जौहर नामक काव्य कृतियाँ किस रचनाकार की है? श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है श्याम नारायण पांडे की दोनों काव्य कृतियाँ हैं हल्दी घाटी और जौहर। हल्दी घाटी जिसमें कि 17 सर्ग माने गए हैं। हल्दी घाटी जिसमें कि 17 सर्ग माने गए हैं। हल्दी घाटी में यह महाकाव्य है, और जौहर भी महाकाव्य है। ये दोनों रचनाएं श्याम नारायण पांडे की महाकाव्य है।
हल्दी घाटी, जिसमें कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। 17 सर्ग है और यह एक महाकाव्य है। जौहर भी एक महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के बलिदान का चित्रण है। किसमें? जौहर में। किसकी रचनाएं हैं दोनों? श्याम नारायण पांडे की रचनाएं हैं। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। हमने उत्तर छायावाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के सभी कवियों को, सभी रचनाओं को अच्छे से संपूर्ण व्याख्या के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।